गुड इवनिंग। हाँ, और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में बेटा हमने वेव इन स्ट्रिंग के क्वेश्चंस किए थे। आज साउंड वेव को डिस्कस करेंगे और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। कहने के लिए चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें लगती हैं, बट रियलिटी ये है कि कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मिलेंगे, और उसमें भी काफी कुछ फॉर्मूला बेस्ड, कॉमन सेंस से क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा फॉर्मूला, और बड़े आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं वेव का सेकेंड पार्ट। अच्छा, हम वेव इन स्ट्रिंग कर रहे थे, उसमें एक छोटा सा पार्ट था जो हमने डिस्कस नहीं किया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हो सकता है मिल जाएं। जैसे आपके पास सपोज दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं आपको। ओके, ये दो स्ट्रिंग आपको दिए गए हैं और इसमें आपकी कोई पल्स या कोई वेव मूव कर रही है। तो यहां पर ये है आपका जॉइंट। इस जॉइंट पर आपके पास पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, यानी कुछ एनर्जी दूसरी वाली वेव पे जाएगी, कुछ वापस आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो कैसे करने होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। इसमें आपको सपोज बेटा आपको μ1 और μ2 इनकी लीनियर मास डेंसिटी गिवन है। बिल्कुल, ये λ1 λ2 भी दी जा सकती है, बट इस चैप्टर में हमने इसे μ1 μ2 पढ़ा था, मास पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान रखिएगा, टेंशन जो है वो सेम रहेगा बिकॉज दोनों वायर कनेक्टेड हैं। तो टेंशन सेम, यानी आप V1 और V2 को कैलकुलेट कर सकते हैं √T/μ1 एंड √T/μ2। ये तो वही फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा, अब आपको यह पता चल गया कि स्पीड V1 और V2 है। आप चेक करेंगे V1, सपोज V1 ग्रेटर देन V2, तो जिसमें स्पीड ज्यादा है वो आपका रेयरर मीडियम हो जाएगा, और जिसमें स्पीड कम है वो आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब सपोज इस पे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो क्या होंगे, एक्सक्यूज मी। तो उन क्वेश्चंस को जरा देखें। सपोज आपको मैं जनरलाइज बिल्कुल दे दे रहा हूं। ए इंसिडेंट हमारा एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट वेव का, इंसिडेंट वेव। चलिए मैं इसकी इक्वेशन भी लिख दूं आपके लिए। मैंने इक्वेशन लिख दी, y इंसिडेंट इज इक्वल टू a इंसिडेंट। लेट से ये हमारी इक्वेशन है साइन kx माइनस ओमेगा टी। सपोज ये हमारे पास एक इक्वेशन हमें दी गई है, इंसिडेंट वेव है हमारी। ठीक है, अब देखिए, जब आप बात करेंगे वाई रिफ्लेक्टेड की, वाई रिफ्लेक्टेड की, और दूसरी आप बात करेंगे वाई ट्रांसमिटेड की, तो रिफ्लेक्टेड क्या होगी, जो सेम में वापस आ जाए, दिस इज योर वाई रिफ्लेक्टेड, और ये जो आगे चले जाएगी ये आपकी होगी वाई ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो बस आपको इस पे ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली चीज, जब रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो ध्यान रखिएगा ओमेगा सेम रहेगी, के भी सेम रहेगा। हाँ, वेवलेंथ, क्योंकि मीडियम सेम है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब वी भी सेम है। ठीक है, सेकंड बात जो है वो है ट्रांसमिशन के टाइम पे। तो ट्रांसमिशन के टाइम पे आपको पता है फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ओमेगा सेम रहेगी। इज इट क्लियर? हाँ जी, ओमेगा सेम रही, लेकिन के और वी चेंज हो जाएंगे।
क्योंकि मीडियम चेंज हो चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इस इक्वेशन में आपका के चेंज होगा। क्लियर? वी तो आ ही जाएगा बिकॉज ओमेगा सेम है और के चेंज हो रहा है। अब देखिए, हाँ एक चीज मैं यहां पे और लिख दूं, एम्पलीट्यूड दोनों में जनरली चेंज होगा अनलेस अंटिल 100% रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन ना हो, तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा दोनों में। एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू चेंज in both reflection as well as transmission. Clear? चलिए अब यहां पे देखते हैं, ये हम लिखेंगे बेटा ए आर साइन रिफ्लेक्टेड है, तो ये मेरी हो जाएगी के एक्स प्लस ओमेगा टी। रिफ्लेक्शन हो गया ना, तो पलट के वापस आ गई, यानी अगर पॉजिटिव एक्स में जा रही थी तो अब नेगेटिव एक्स में जाएगी। और इसी तरह से वाई ट्रांसमिटेड को हम लिखेंगे ए टी साइन, ये सेम डायरेक्शन में जाती रहेगी, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल एक बार देख लीजिए। अच्छा यहां पे देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको के डैश कर दीजिएगा क्योंकि ट्रांसमिशन में के चेंज हो चुका है। फाइन, हाँ वेवलेंथ भी चेंज हो चुकी है। ओके, तो ये सबसे टेढ़े टाइप के क्वेश्चन, टेढ़े मतलब जिनमें सबसे ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, उस टाइप के क्वेश्चन ये आपको यहां पर मिलेंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला और अगर आप इसे याद रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बेटा मैं आपसे ये कह रहा था कि सपोज आप इस फॉर्मूले को याद कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये है आपका ए आर, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू ए इंसिडेंट। और इसी तरह से ट्रांसमिटेड वाला जो होगा वो आपका आ जाएगा 2V2 बाई V1 प्लस V2 इंटू ए इंसिडेंट। ये अगर आपको याद है तो इससे हैवी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक, अब एक चीज का ध्यान रखिए वो है रिफ्लेक्शन के केस में। अगर मैं आपसे कहूं V2 इज ग्रेटर देन V1, बहुत ध्यान से समझिएगा, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो AR मेरा पॉजिटिव आएगा। AR पॉजिटिव होगा बेटा, ठीक है। AR पॉजिटिव का मतलब सेम फेज, तो जब भी हमारी वेव कहां से रिफ्लेक्ट कर रही है, रेयरर मीडियम से, ठीक है। इफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयरर मीडियम, फेज में कोई चेंज नहीं आएगा, वेव सेम रहेगी। बट अगर मैं आपसे कहूं V2 इज लेस देन V1, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका AR जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का मतलब पाई का फेज डिफरेंस ऑफ पाई व्हेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो पाई का एक फेज डिफरेंस आ जाएगा। इस फॉर्मूले में वो इंक्लूडेड है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये साइन अपने आप आ जाएगा, इसको आपको प्लस पाई लिखने की जरूरत नहीं है। यस, बिल्कुल लाइट में भी ऐसा ही होता है, लाइट पे क्योंकि वो वेव है ना बेटा, वेव के सारे फॉर्मूले तो वो ही रहेंगे। तो इस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, स्ट्रिंग अगर आपको ज्वाइन करके दे दी तो। देखिए यहां पे क्या होगा, कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। सपोज मैंने आपको इस तरह से ये एक कंबाइंड स्ट्रिंग है, जॉइंट है, दो स्ट्रिंग मिला के बनाई, ये मैंने आपको μ1 दिया, ये मैंने आपको μ2 दिया। ठीक है,
ओके, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं μ1 ग्रेटर देन μ2। ठीक है, आपको v1 v2 को चेक करना है, λ1 λ2 को चेक करना है, f1 f2 को चेक करना है, a1 a2 को चेक करना है। हाँ, a1 a2। ठीक है, अब a1 a2 क्या है? अगर मेरी वेव इज मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 मतलब रेड वायर से मीडियम 2 पे, ब्लू वायर पे जा रही है। ठीक है, हाँ। तो अब अगर आप देखें तो v आप बड़ी इजीली बता सकते हैं, √t/μ1 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं v1 v2 को। λ1 λ2 को आप ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपकी f सेम फॉर बोथ। बिकॉज जब आपने वाइब्रेशन इसको दी बेटा, सपोज यहां पे आपने एक वाइब्रेशन दी है, एक पल्स दी है, तो ये जब आगे जाएगी, ये ट्रांसमिट करेगी, तब भी इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, ओमेगा चेंज नहीं होगी, एफ चेंज नहीं होगी, एफ सेम रहेगा। इस पे बेस्ड स्ट्रेट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसे नोट कर लीजिए। और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके जो ऊपर मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए उनसे सॉल्व हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। चलिए इस पे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया यहां पर v1 इज इक्वल टू 2v2 ऐसा दे दिया। मैं म्यू के साथ भी रिलेशन दे सकता था, बट अभी मैंने आपको v1 इज इक्वल टू 2v2 दे दिया, ये मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको मुझे बताना है इसका लेमडा f1 f2, और यहां पे मैं k1 k2 लिख दे रहा हूं। ठीक है, k1 k2। और अगर मेरी वेव की इक्वेशन a साइन kx माइनस ओमेगा टी है, ये y इंसिडेंट है। ठीक, तो आपको मुझे बताना है y रिफ्लेक्टेड और y ट्रांसमिटेड क्या होंगी। ठीक है, इसका मतलब आपको AR और AT भी कैलकुलेट करना है। तो इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चन आपके आ ही नहीं सकते हैं। तो चेक करें। हाँ जी, अब अगर आप देखेंगे तो यहां से बेटा सबसे पहले मैं AR आपका कैलकुलेट कर दे रहा हूं। AR मेरे पास आ गया V2 माइनस V1। V2 इज V1/2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V1/2 इंटू A। जरा चेक कीजिए अपने एंड पे, ये आ रहा है डी आ रहा है? तो हाफ डिवाइडेड बाय 3/2, तो ये आपका आ जाएगा -1/3 A। ये आ गया बेटा, समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसी तरह से ए ट्रांसमिटेड निकाल लेते हैं। ए ट्रांसमिटेड आपका हो जाएगा 2v2 था, तो ये आपके पास आ गया 2v2 की वैल्यू v1/2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v1/2, और ये कितना आ गया आपका 2/3 आ गया, 2/3a ये आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमने ए रिफ्लेक्टेड और ए ट्रांसमिटेड कैलकुलेट कर दी। अब हम बात करेंगे K1 और K2 की। ठीक है, हाँ, आप मुझे बता सकते हैं K1 और K2 पे क्या फर्क होगा? देखिए, V1 इज इक्वल टू, यहां जो लिखा हुआ है ना 2v2, आप बिल्कुल इसको लिख दीजिए f λ1 इज इक्वल टू 2f λ। ठीक, समझ में आया? तो यहां से f आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया λ1 इज इक्वल टू 2λ2। क्लियर है? और K जो है वो आपको पता है इनवर्स होता है, तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ω/K1 इज इक्वल टू, हाँ V1 ऐसे लिख ले, स्पीड स्पीड स्पीड, ω/K1 ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 × 10⁻⁻⁴ ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक, तो दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए। जैसे आप लिखेंगे K1 बाय K1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा 1 और K2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा 2। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां से आप अगर देखेंगे तो K1 बाय K2 इज इक्वल टू लेमडा 2 बाय लेमडा 1 आ जाएगा। तो अब याद रखने की क्या मेथड है, K1 लेमडा 1 इज इक्वल टू K2 लेमडा 2, ये आपको याद रखना है क्योंकि वो 2 पाई है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेमडा और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होते हैं, तो K1 V1 इज इक्वल टू K2 V2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे आपको स्ट्रेट मिल सकता है, और वो आपको अगर याद हो तो हमने एक फॉर्मूला दिया था आपको, I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। ठीक है, बट इस पे बहुत केयरफुली, इस पे जहां फंसा सकते हैं क्वेश्चन में, वो आपका आएगा I इंसिडेंट बाय I रिफ्लेक्टेड। इंटेंसिटी जो है तब वो आपकी हो जाएगी A इंसिडेंट स्क्वायर बाय A रिफ्लेक्टेड स्क्वायर। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी, आप बिल्कुल आंख बंद करके इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। बट I इंसिडेंट बाय I ट्रांसमिटेड is not equal to A incident by A transmitted square, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये ट्रू नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रू। क्यों? बिकॉज यहां पर आपको पता है V लेमडा सब चेंज हो चुके हैं, है ना, रो भी चेंज हो चुका, म्यू चेंज हो चुका है, दूसरा मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो चुका है बेटा। तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि आई इंसिडेंट और आई ट्रांसमिटेड का रेशियो जो है वो सेम रहेगा जो ए इंसिडेंट और ए ट्रांसमिटेड का। क्लियर? तो स्ट्रिंग पे आपके ये क्वेश्चंस और हैं जो आ सकते हैं, और अब इसके बाद मूव करेंगे बेटा साउंड वेव पे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो बेटा शुरू कर रहे हैं साउंड वेव के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको मिल सकता है वो मिल सकता है इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेव दी गई है, इफ डिस्प्लेसमेंट वेव, हाँ डिस्प्लेसमेंट वेव y इज इक्वल टू a cos kx माइनस ओमेगा टी, आपको साइन भी दी जा सकती है, मैं cos इसलिए ले रहा हूं ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो उसी फॉर्म में आए जो हमने साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो हमारी प्रेशर वेव बनती है, प्रेशर वेव, उसको लिखने का तरीका होता है डेल्टा पी, दैट इज प्रेशर डिफरेंस, इज इक्वल टू बी ए के। ए यहां से आया, के यहां से आया, बी जो है वो बल्क मॉडुलस है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब अगर आप इसे देखें तो इसको मैं फेज डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेव जो है वो पाई बाय 2 अहेड है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेव प्रेशर वेव से पाई बाय 2 फेज आगे है। ओके, यहां पर एक फॉर्मूला सीधे इस पे आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं, डेल्टा पी मैक्स या डेल्टा पी एम भी इसे लिखते हैं, इसे कहते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड दैट इज बी ए के। क्लियर? हाँ, इसकी वैल्यू है बी ए के, ये जो टर्म लिखा हुआ है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पे मिल सकते हैं आपको, इक्वेशन पे बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करते, लेकिन हाँ एक और इक्वेशन हमने पढ़ी थी तो उसकी भी बात जरूर करेंगे, रिवीजन हो जाएगा।
पहले मैं आपको इसी को दिखा दूं, ठीक। सपोज ये मैंने आपको प्रेशर वेव दिखाई है, तो यहां पर मेरा प्रेशर है और यहां पर से टाइम चल रहा है, एक्स चल रहा है, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। हाँ, तो या तो टी को कांस्टेंट मानेंगे या ओमेगा को कांस्टेंट मानेंगे। अब बेटा ध्यान रखिएगा, ये जीरो नहीं है, ये मेरे पास सम प्रेशर पी नॉट है। ये पी एटमॉस्फेरिक हो सकता है अगर हम साउंड वेव की एयर में मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो। अब ये जो डिफरेंस आया, जहां पर मेरे पास हाई प्रेशर है या हाई डेंसिटी भी इस पॉइंट पर होगी, ये आपका हो जाएगा पी नॉट प्लस बी ए के। पी नॉट इज इक्विलिब्रियम प्रेशर, और ये वाला पॉइंट यहां पे आपका प्रेशर हो जाएगा पी नॉट माइनस बी ए के। ये ध्यान रखिएगा। और ये डिफरेंस जो है ये 10 से 20 पास्कल के बीच में होगा, ऑर्डर 1 कहा जाता है। क्लियर? तो बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए। और यहीं पे एक फॉर्मूला और देख लेते हैं, और वो रही हमारी डेंसिटी वेव। डेंसिटी वेव जो होती थी उसको लिखा जाता था डेल्टा रो, दैट इज प्रेशर इन डेंसिटी। ये आपका आ जाता था बी ए के अपॉन वी स्क्वायर, बी ए के अपॉन वी स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो प्रेशर और डेंसिटी दोनों सेम फेज में होते हैं, चाहे तो नोट कर लीजिए, प्रेशर एंड डेंसिटी waves are in same phase, बट डिस्प्लेसमेंट से π/2 पीछे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला था अंडर रूट बी बाय रो। बी आपके पास था बल्क मॉड्यूलस, और रो आपके पास था डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर B इज इक्वल टू गामा पी, बिकॉज ये जो सिचुएशन थी, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इन गैस इज एडियाबेटिक, और एडियाबेटिक के लिए बल्क मॉडुलस हमने देखा था गामा पी आया था। ठीक, तो हमारे पास अब सीधे फॉर्मूले जिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मिलेगा अंडर रूट गामा पी बाय रो, एक तो ये, दूसरा गामा आर टी बाय मोलर मास। तो जैसे वो वी आर एम एस, वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल इनकी बात की थी, वैसे ही ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो कई बार वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ गैसेस आरएमएस एवरेज, इस पे भी मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली चीज ये है कि m इज मोलर मास, और जब आपको सारी यूनिट्स SI दी हो तो आप इसको केजी में लें, ठीक है। अदरवाइज इसमें बहुत गड़बड़ होती है, एक 10√10 का फर्क आ जाता है, 1000 का सीधे सीधे फर्क पड़ जाएगा बेटा अंडर रूट में, आ रहा है। ओके, फिर इसी पे क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो ये क्लास 9th से पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो यहीं से फॉर्मूला आपको ऊपर दिख रहा है। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, V इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। दूसरा है प्रेशर, यहां सबसे ज्यादा गलती होती है, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी बाय रो लिखिएगा। खेल क्या है? डबल स्टार के साथ। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर अ गैस, P बाय रो रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और थक चुका है ये फॉर्मूला, लेकिन अभी भी घिस घिस के आ ही जाता है।
तो बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए। और लास्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बेटा ध्यान रखिएगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, बस यही पॉइंट है इसमें याद रखने वाला। ये आप सबको कई बार समझाया गया था कि कैसे वो डेंसिटी डिक्रीज होती। जनरली दिमाग में आता है कि डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट मॉइस्ट एयर जो है, मॉइस्चर जो है वो H2O है, और आपके पास जो गैसेस हैं जनरली वो N2 और O2 हैं। ठीक है, तो इनका मास भी ज्यादा, हाँ जी, 28, 32 और यहाँ पे 18, और साइज जो है वो N2O2 के छोटे, ऑल्दो साइज बहुत ज्यादा फर्क नहीं करेगा क्योंकि वहां पे बीच में वैक्यूम भी होगा, गैप भी होगा। क्लियर? बट हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, इतने से आपका काम चल जाएगा, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटा देखेंगे जो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं वो हैं इंटरफेरेंस पे। अब यहां ध्यान रखिएगा, हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट वेव, साउंड वेव सभी हो सकती हैं। तो मैं अभी जो है वो साउंड को कवर कर रहा हूं। आई रिजल्टेंट, इंटेंसिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये दो वेव इंटरफेयर कर रही हैं जिनकी इंटेंसिटी I1 I2 है और उनके बीच का फेज डिफरेंस फाई है। ये फॉर्मूला कोई भी वेव के लिए एप्लीकेबल है। और यहीं पर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में अगर आप लिखेंगे तो ए रिजल्टेंट स्क्वायर इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ओके, अब दो वेव अगर इंटरफेयर कर रही हैं तो यहां पर आपके पास कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, यहां पे आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोनों ही केसेस हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको पता है फेज डिफरेंस 2n पाई जनरल कंडीशन, और डिस्ट्रक्टिव के लिए आपका फेज डिफरेंस 2n माइनस 1 पाई। 2n प्लस 1 पाई भी लिख सकते हैं, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, बस n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसके बाद बेटा डेल्टा एक्स, दैट इज पाथ डिफरेंस। जब आप पाथ डिफरेंस की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन होती है n लैम्डा, और n की वैल्यू आपकी 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से जब आप डिस्ट्रक्टिव के लिए बात करते हैं तो फॉर्मूला था 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। क्लियर है? यहां पर n की वैल्यू 1 से शुरू होगी एंड सो ऑन। n की वैल्यू जब 0 लेंगे तो वो दूसरी साइड के लिए आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, x2 इज ग्रेटर देन x1 या x1 इज ग्रेटर देन x2, दोनों पे प्लस माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव में आपका जो a रिजल्टेंट होता है उसमें दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, A1 प्लस A2, और डिस्ट्रक्टिव में जो a रिजल्टेंट होगा वो A1 माइनस A2 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप इंटेंसिटी के लिए लिख सकते हैं, बट इंटेंसिटी में ध्यान रखिएगा रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है? हाँ, तो जब कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर, यानी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। ये ध्यान रखिएगा, cos फाई की वैल्यू 1 आ चुकी। वेरी गुड। और यहां पर आई रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल इसे नोट कीजिए। अब बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं वो हमें मिल सकते हैं ऑर्गन पाइप पे। ऑर्गन पाइप्स पे यहां पर हमने देखा था हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप थे और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप
जिसपे दोनों एंड्स हमारे ओपन थे, है ना? हाँ जी, हाँ, मैं दो आपको बना के दिखा रहा हूं, एक में मैं प्रेशर की दिखाऊंगा आपको और एक में डिस्प्लेसमेंट वेव दिखाऊंगा। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैं इसे कॉपी कर लूं। हाँ जी, तो जब आप ओपन ऑर्गन पाइप की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टैंडिंग वेव्स इसमें बनेंगी, ठीक है? और ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, ठीक है? और इस पर्टिकुलर केस में हम यहां पर इसे क्लोज कर देंगे। तो ये मैंने आपको इस तरह से क्लोज दिखाया हुआ है। अब बेटा कई बार इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर कुछ बुक्स में कुछ बना होता है, कुछ बुक्स में कुछ बना होता है, तो जरा उसको समझ लें। यहां पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वेव मैं आपको पहले दिखा रहा हूं। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये पार्टिकल दोनों साइड मूव कर सकता है, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास एक तरह से फ्री एंड हो जाएगा, स्ट्रिंग में जैसे फ्री एंड देखते थे, तो यहां पे फ्री एंड है, तो यहां पर बनेगा बेटा मेरा एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। ओके, तो अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं, सबसे मिनिमम पॉसिबल जो फ्रीक्वेंसी मेरे पास है, उसमें मेरे पास एक सेंटर पे नोड बन रहा होगा और एक मेरे पास दो एंटी नोड बन रहे होंगे एंड्स पे। समझ में आया? ये ओपन एंड्स पे एंटी नोड बनेंगे किसके? डिस्प्लेसमेंट के। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, जब मैं बात करूंगा प्रेशर की और प्रेशर आपको दिखाऊंगा, तो प्रेशर में ये चीज रिवर्स हो गई होगी। अब मेरे पास प्रेशर के यहां पर नोड बन रहे होंगे, ओपन एंड पे नोड बन रहे होंगे, इसलिए वो ग्राफ जो है वो आपको डायग्राम कुछ में अलग नहीं होता, मतलब वो गलती नहीं है बेटा, वो इसलिए दिखाया गया आपको कि किसी ने उसे प्रेशर वेव में दिखाया हुआ है, किसी ने उसे डिस्प्लेसमेंट वेव पे दिखाया हुआ है, ठीक है? तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आप प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहे हैं या आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ये आपकी फंडामेंटल है, इससे मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इस में आपको नहीं मिलेगी जिसमें रेजोनेंस हो जाए, ठीक है? अच्छा, अब जरा यहां देखें, फिर से बात करते हैं किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में अब आपको क्लियरली दिख रहा है, यहां पे आपके पास क्या बना? एंटी नोड, और यहां पे नोड बन गया बिकॉज ये पॉइंट फिक्स है, ये क्लोज एंड है ना, तो ये क्लोज एंड है, ये ओपन एंड है। अब अगर आप देखेंगे तो ये कुछ सिचुएशन आपकी इस तरह की बनेगी डिस्प्लेसमेंट के लिए। बट जैसे ही आप बात करेंगे प्रेशर की, तो प्रेशर के लिए आप डायग्राम कैसे बनाएंगे? प्रेशर के लिए आप कहेंगे भाई यहां पर तो मेरा प्रेशर का नोड बन रहा है और यहां मेरा एंटी नोड बन रहा है, तो ये आप नोड एंटी नोड जब बनाने लगेंगे तो ऐसे बनाएंगे। फाइन, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस आपका लेमडा बाय 2 है और ये डिस्टेंस आपका लेमडा बाय 4 है। इतना आपको ध्यान रखना है, आधे क्वेश्चन तो आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ये दोनों ही केसेस मैंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए दिखाए हैं। आप यहीं से फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? आप लिख सकते हैं, सपोज इसकी लेंथ में ले रहा हूं L, पाइप की लेंथ L ले रहा हूं, तो आप क्लियरली लिख सकते हैं लेमडा बाय 2 इज इक्वल टू V। तो यहां से लेमडा बाय 2 इज इक्वल टू L, लेमडा बाय 2 इज इक्वल टू L, तो लेमडा इज इक्वल टू 2L, ये मेरी फर्स्ट वेवलेंथ आई है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है? तो F1 आ जाएगी V बाय 2L। इसी तरह से F2 आपकी आ जाएगी ट्वाइस ऑफ V बाय 2L, और nth
टर्म जो है वो आपका NV/2L हो जाएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, n मतलब 1 जब है तो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। यहां पर अगर आप देखेंगे तो λ/4 इज इक्वल टू L आएगा। तो यहां से जब आप λ1 कैलकुलेट करेंगे तो 4L आ जाएगा, और जब आप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वो V/4L आएगी। सिमिलरली F2 की आप बात करेंगे तो ट्वाइस नहीं होगी, अब ये इसमें केवल ऑड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो ये आपका 3V/4L आ जाएगा। और जब आप FNth की बात करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा 2n-1 V/4L। इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। दो चीजें इसमें और पूछी जाती हैं, कई बार आपको यहां ओवरटोन दे देते हैं। नाम ही से क्लियर है, फंडामेंटल के ऊपर जितनी आ रही है, ठीक। तो ओवरटोन की जब आप बात करेंगे तो ये तो हमारी फंडामेंटल है, मैं यहां लिख भी देता हूं फंडामेंटल। ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये n-1 ओवरटोन है। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, यही गलती होती है। और एक और टर्म है और वो है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी है। तो जब आप यहां देखेंगे तो यहां पे आपको 2 दिख रहा है, तो ये आपका सेकंड हार्मोनिक हो गया, ये आपका nth हार्मोनिक हो गया। क्लियर? हाँ, मुश्किल आती है यहां पे। यहां पे जब आप ओवरटोन की बात करेंगे तो ओवरटोन में पहली ओवरटोन तो होगी नहीं, पहली तो आपकी फंडामेंटल है, ठीक है। F2 जिसे आपने कहा 3V/4L, ये आपकी हो गई सेकंड फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। और ये आपकी होगी, चेक करो, हाँ जी, n-1 ओवरटोन, ठीक है ना। अरे भाई, जो फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है 1 2 3, उसमें पहली वाली फंडामेंटल, बाकी एक कम होके आ जाएगी। अब बात आती है हार्मोनिक्स की। तो हार्मोनिक्स में ये जो है आपकी, ये थर्ड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं है, इवन हार्मोनिक्स नहीं है, ये है आपकी 2n-1 हार्मोनिक। क्लियर? तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो ओवरटोन या हार्मोनिक्स के टर्म्स में कुछ चीजें आपको दे देगा, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि भाई हार्मोनिक्स और ओवरटोन के साथ रिलेशन कैसा है। नहीं है तो जल्दी से वहां पे लिख के बना लेना। हाँ, हर समय याद नहीं, लिख के ज्यादा अच्छा रहता है बेटा, कि आप वहां पे लिख लीजिए कि ओपन ऑर्गन पाइप है या क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो 1 3 5 7, क्लोज के लिए लिखिए 1 2 3 4, बस यही तो चीज है। ये ओपन के लिए आ गया और ये क्लोज के लिए आ गया। क्लोज के लिए ध्यान रखिएगा कि 1 3 5 जंप करके चलना है, इवन वाली फ्रीक्वेंसीज नहीं है, फिर उसके बाद उसकी नंबरिंग कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है बेटा, वो आपको मिल सकता है प्रेशर वेव के इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के टर्म्स में, ठीक है। प्रेशर वेव में अगर मेरे पास इंसिडेंट कंप्रेशन है, ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है ना। हाँ, किसी सरफेस पे इंसिडेंट कंप्रेशन है, ठीक। तो जब मेरी रिफ्लेक्शन होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अब दो तरह से रिफ्लेक्शन हो सकता है, एक ओपन एंड से, एक क्लोज एंड से, ठीक है।
तो जब ओपन एंड से रिफ्लेक्शन होता है, तो ध्यान रखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रेशर वेव की बात कर रहा हूं, प्रेशर वेव। तो अगर मेरे पास इंसिडेंट कंप्रेशन है तो ओपन एंड से रिफ्लेक्शन के बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद रेयरफेक्शन जाएगा बेटा, ठीक है। ओपन एंड से पलटता है प्रेशर वेव में, ध्यान रखिएगा। और क्लोज एंड से जब होगा तो कंप्रेशन आया है तो रिफ्लेक्ट भी कंप्रेशन ही होगा, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में π/2 का फेज डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो नोड और एंटी नोड से आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर इस तरह की चीजें बनती हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इस पे आपको सीधे सीधे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे आपको बीट्स पे। बीट फ्रीक्वेंसी या बीट्स, बीट्स में सिंपल सा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डेल्टा एफ इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आपके पास दो फ्रीक्वेंसी हैं, क्लोज हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वही बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इस पे बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ट्यूनिंग फोक का। हाँ, ट्यूनिंग फोक और स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फोक पे बेस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फोक पे, ठीक है। अब जब आप बात करते हैं बेटा स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फोक के साथ, तो सपोज मेरे पास, इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है, आप एफ स्टैंडर्ड बना लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब अगर आपको बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ मिल रही है, दैट मींस आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपकी फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड से ऊपर होगी या स्टैंडर्ड से नीचे होगी। इज इट क्लियर? तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो ट्यूनिंग फोक है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ होगी या एफ नॉट माइनस डेल्टा एफ होगी। अब आपको चेक करना है कि इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी होगी कौन सी। तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, आपको कहीं ना कहीं एक और चीज दी होगी, ठीक है। वो आपको मिलेगी फाइलिंग या वैक्स लोडिंग, इस टाइप की कुछ कंडीशन दी होगी जिससे आप फ्रीक्वेंसी उसके बाद निकाल सके। ध्यान रखिएगा फाइलिंग क्या करती है, फाइलिंग इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी एंड वैक्स लोडिंग डिक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं आपको कि मान लीजिए मेरे पास 4 बीट्स मुझे मिल रही हैं, स्टैंडर्ड ट्यूनिंग फोक मुझे दिया हुआ है 350 हर्ट्ज का, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, हमें एक लाइन बनानी है जल्दी से, यहां हमें लिख देना है 350। अब मेरे पास जो पॉसिबिलिटी है वो या तो 354 होगी या मेरे पास 346 होगी। ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं मेरे ट्यूनिंग फोक की, मुझे नहीं पता सही कौन सा है। तो अब वो मुझसे कहेगा लेट से फाइलिंग पे, आफ्टर फाइलिंग 2 बीट्स, ठीक है। तो फाइलिंग से आपको पता है फाइलिंग से क्या होता है, फाइलिंग से हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर हो जाती है, तो ये 346 यहां पहुंच जाएगी और 354 यहां पहुंच जाएगी। समझ में आया? अगर ऐसा हो रहा है तो ये इधर गया और ये इधर गया। अब 2 बीट फ्रीक्वेंसी आपको कहां पे मिलेगी, यहां पे। भाई ये 2 बीट्स हो गई ना, कम हो रही है, यहां तो 4 से ज्यादा होगी, ये 5 या 6 हो सकती है, बट 2 3 तो यहीं पे आएगी ना। अगर फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसका मतलब मेरे पास ये जो 346 हर्ट्ज मुझे दिया हुआ है यही मेरा करेक्ट ट्यूनिंग फोक है जो मुझे गिवन है, मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी पता चल गई, ठीक है।
तो ये सेकंड इक्वेशन जो आपको दी होगी फाइलिंग या टैक्स लोडिंग, ये आपको सपोर्ट करके बताएगी कि भाई अब आगे कैसे एक्शन लेना है। तो बिल्कुल इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। तो हमने बीट फ्रीक्वेंसीज भी देख ली। अब एक क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा रेजोनेंस ट्यूब पे। रेजोनेंस ट्यूब पे क्वेश्चन मिलता है। अगर आपको याद हो तो इसमें हमारे पास एक इस तरह की ट्यूब हमें दी गई थी और इसमें हम स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म करते थे, तो हमें वो रेजोनेंस वाली कंडीशन पे एक साउंड सुनाई देती थी। ऐसे करके हम वाटर लेवल या लिक्विड का लेवल रखते थे और यहां से रिफ्लेक्शन होता था। अब बेटा एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको ये पता है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करूं तो यहां पर मेरे पास एंटी नोड और यहां पर मेरे पास नोड बनेगा हमेशा, ठीक। तो मेरे पास कुछ वेव यहां से चल रही होगी, अभी मैं ऊपर से नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे करके ऊपर कुछ चल रहा होगा, इस तरह से वेव बन रही होगी। समझ में आ रहा है? तो ये नोड, यहां नोड, यहां नोड, ठीक है। अब अगर मैं अपने वाटर लेवल को इस पोजीशन पर लेके जाऊं यहां पे, तो फिर से मुझे क्या सुनाई देगा? यहां पे मैंने एक ट्यूनिंग फोक रखा हुआ, ये मेरी फिक्स है, एफ फिक्स किया हुआ, ठीक है। तो मुझे रेजोनेंस यहां सुनाई देगा, यानी वो सिटी बच जाएगी। यहां पर भी रेजोनेंस आएगा, तो ये सारी पोजीशन पे मेरा रेजोनेंस आता है, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि ये गैप कितना होता है? ये गैप होता है लेमडा बाय 2 का। क्लियर है? तो पूरी की पूरी जो कहानी है वो इसी पे बेस्ड है, रेजोनेंस ट्यूब की, कि डिस्टेंस बिटवीन टू रेजोनेंस पोजीशंस, और ये हम बात कर रहे हैं कंसेक्यूटिव पोजीशंस की, ठीक है, अगल बगल वाली, एडजेसेंट वाली जो है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू रेजोनेंस पोजीशन इज लेमडा बाय 2। फाइन। अब आपको बाकी एक्सपेरिमेंट में या किसी भी तरह से आपको ये दिया जाएगा कि भाई आपको ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लें। तो हो सकता है आपको ये लेंथ L1 दी हो और ये वाली लेंथ L2 दी हो, तो आप बड़ी इजीली यहाँ पे मैं इसको जनरलाइज लिख रहा हूं, Ln+1 माइनस Ln इज इक्वल टू लेमडा बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां से हमने क्लियरली कह दिया कि ये कंसेक्यूटिव रेजोनेंस पोजीशंस की लेंथ है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। इन दो फॉर्मूलों के अलावा एक फॉर्मूला और है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसकी बात करते हैं, और वो होता है एरर का। अब बेटा नेक्स्ट जो चीज इसमें आती है, जो आपका ओपन एंड होता है ना, ये ओपन एंड रहा आपका। तो जब आप प्रेशर वेव की बात करेंगे, प्रेशर वेव की बात करते हैं, तो होता क्या है बेटा कि आपका नोड एक्चुअल में तो यहां पे बनना चाहिए, बट ये नोड थोड़ा सा ऊपर बन जाता है, एग्जैक्टली हाँ, एंड पे ना आके थोड़ा सा ऊपर बन जाता है। तो ये जो गैप होता है इसे आप कहते हैं E, दैट इज नोन एज एंड करेक्शन। एंड करेक्शन, इसीलिए आप सिंगल फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट नहीं करते। तो अगर आपको एंड करेक्शन दिया है तो क्या बनेगा? देखिए, L1 प्लस E, समझिएगा बेटा, L1 मान लीजिए आपको कहीं पे कोई रेजोनेंस की कंडीशन मिल रही है, तो Ln जैसे हमने कहा था, तो मैं चलिए इसको और जनरल कर देते हैं, Ln+1 प्लस E इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका समथिंग इंटू लेमडा बाय 4 आएगा। और समथिंग में आपको पता है ये ऑड मल्टीपल में चलेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2n-1 लेमडा बाय 4। ओके, या +1 लिख दूं। चलिए ये देखिए, चेक कर लो, +1 आएगा या -1 आएगा।
अच्छा इसको ऐसे देख लो ना, मान लो फर्स्ट की आप बात कर रहे हो, n इज इक्वल टू 1 ले रहे हो, तो आपका λ/4 आना चाहिए, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 ले रहे हो, तो L1 की अगर मैं बात करूं, यानी n की वैल्यू 0 आ गई, तो ये λ/4 आ गया, 2n + 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं Ln + e की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2n - 1 λ/4। ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब अगर आप देखेंगे, आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी इक्वेशन वही रहेगी बेटा, जो ऊपर मैंने आपको लिखा दिया। तो ये आपका आ जाएगा 2n - 1 λ/4। अच्छा ओके, ये λ/2 आ गया ना, चेक कर लो, अपने अपने एंड पे बना लो, इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। तो ये इक्वेशन एरर है चाहे ना है, दोनों के लिए ट्रू आ गई, ठीक है। तो अगर आप इसको याद रखेंगे और इसको देखेंगे तो एरर, हाँ एरर कैलकुलेट करनी है तब आपको ये पता होना चाहिए। एरर मतलब वो एंड करेक्शन जो है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं बेटा साउंड से, वो मिलेंगे डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन। सिंगल फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चन किए थे, तो एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। डॉपलर इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक सोर्स होता है और एक ऑब्जर्वर होता है, दोनों मूव कर सकते हैं। तो अभी मैं कोई डायरेक्शन आपको दे दे रहा हूं, लेट्स से माय सोर्स इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद स्पीड vs and my observer is also moving in this direction, okay, that is v observer, fine। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि सोर्स से ऑब्जर्वर को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देना है, पहला काम ये ध्यान रखिएगा। तो कनेक्ट सोर्स टू ऑब्जर्वर, सोर्स टू ऑब्जर्वर, ओके, एंड टेक पॉजिटिव फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो सोर्स से ऑब्जर्वर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये किस चीज पे था, मान लीजिए मेरे पास सोर्स से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई f, ये फ्रीक्वेंसी, ये साउंड वेव इस तरह से जाएगी और ऑब्जर्वर और सोर्स की स्पीड की वजह से, उनके मोशन की वजह से, या और बेटर कहें तो रिलेटिव मोशन की वजह से, आपको जो एफ अपरेंट आएगी ऑब्जर्वर के पास, इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला दिया था v + vm - vo डिवाइडेड बाय v + vm - v सोर्स इंटू f, फाइन। प्लीज ध्यान रखिएगा, v इज स्पीड ऑफ साउंड in medium, vm is speed of medium, हाँ एयर वाटर कुछ भी हो सकता है। vo is speed of sound, sorry, speed of observer, और vs is speed of source। अब इंपॉर्टेंट इस पे जो ध्यान रखना है, जहां सबसे ज्यादा गलती होती है, ये सब विद साइन है। विद साइंस का मतलब सोर्स टू ऑब्जर्वर अगर डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, और अपोजिट है तो नेगेटिव, क्लियर है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, ऑल वेलोसिटीज आर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज along सोर्स ऑब्जर्वर लाइन, वो जो लाइन बनाई है ना, उसी के अलोंग होना चाहिए। हाँ, तो अभी आगे भी इनको चेक करेंगे, बट पहले इस फॉर्मूले को नोट कीजिए। सिंगल फॉर्मूला है, साइन कन्वेंशन के साथ आप इसको करेंगे तो एक फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। ये फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है एफ अपरेंट, जो
ऑब्जर्वर को फील होगा, ऑब्जर्वर, लिसनर, आप जो भी कहना चाहें, टर्म हम ऑब्जर्वर यूज करते हैं, बट आप चाहें तो ऑब्जर्वर को लिसनर भी लिख सकते हैं, सेम है, ऑब्जर्वर और लिसनर सेम। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास यहां पर ऑब्जर्वर है, यहां पर सोर्स है, ये मेरा सोर्स इधर जा रहा है, मेरा ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, ठीक है। ये मेरे को वीओ दिया हुआ है, ये मेरे को वीएस दिया हुआ है, फाइन। अब आपसे पूछा जाए कि भाई आप हमें बता दीजिए, वी मीडियम आपको 0 दे दिया है अभी, और वेलोसिटी ऑफ साउंड भी दिया हुआ है। और आपसे कहा गया कि भाई यहां से अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो आप बता दीजिए कि भाई ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक है। तो मान लीजिए आपने सबसे पहले इसे ज्वाइन किया और आपने कहा कि ये जो सोर्स से ऑब्जर्वर डायरेक्शन है ये मेरा पॉजिटिव है। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे आपका माइनस साइन आ गया, यहाँ पे आपका प्लस साइन आ गया। अब आप सीधे सीधे इसे फॉर्मूले में रख दीजिए, एफ एपरेंट इज इक्वल टू वी माइनस प्लस वी ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वी माइनस वी सोर्स दैट इज मल्टीप्लाइड बाय एफ। तो आपका फॉर्मूला बन गया v माइनस वी ऑब्जर्वर बाय v प्लस वी सोर्स इंटू एफ। ये आपका फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? एक चीज का आप और ध्यान रख सकते हैं, ये कॉमन सेंस की चीज है। जब भी अप्रोच कर रहे होंगे सोर्स ऑब्जर्वर, अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी लेस हो जाएगी। सोच लो, अप्रोच कर रहे होंगे तो एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, ठीक है। और अगर मूविंग अवे है, ये ध्यान रखना, मूविंग अवे है सोर्स ऑब्जर्वर, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी मोर होगी देन, हाँ जी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ठीक है, ये आप ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेके भी देख सकते हो ना। ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले लो तो ये जो ऊपर आपने फॉर्मूला बनाया है ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये दूर जा रहा है तो ये v प्लस वी एस टर्म इंक्रीज होने लगेगा, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी। और जब ये पास आएगा तो ये वाला टर्म v माइनस वी एस हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा, तो आपकी फ्रीक्वेंसी मोर आ जाएगी। ठीक है, तो जब अप्रोच करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और जब मूव अवे होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बेटा एक और क्वेश्चन आपको मिल सकता है। मान लीजिए मेरे को इस तरह से एक रोड दी हुई है, डिफरेंट भी दी जा सकती है, बट अभी मैं यहां पर सोर्स और ये ऑब्जर्वर ले रहा हूं, और सपोज मेरा सोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी एस, यहां पे मेरे पास एंगल दिया हुआ है अल्फा। ओके, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि कोई ये रोड जा रही है, इस रोड पे ये चल रहा है। एक और रोड ले लेते हैं, दूसरी ग्रीन कलर की रोड, ये हमने ऐसे ले लिया, और ये मेरे पास वी ऑब्जर्वर है जो इधर जा रहा है, ठीक है, और ये एंगल आपको बीटा दे दिया है। तो मेथड अभी भी वही है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको लाइन ज्वाइन करनी है सोर्स टू ऑब्जर्वर, ये सबसे पहले आपने कर लिया, ठीक है। अब आपको कंपोनेंट लेने हैं, इस वी एस का कंपोनेंट इधर ले लेंगे, ये मेरा हो जाएगा वी एस कॉस अल्फा, ठीक है।
और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वीओ कॉस बीटा। जो आपको एंगल दिए हो आप उसके हिसाब से काम करेंगे। ऑब्जर्वर के जो कंपोनेंट हैं वेलोसिटी के वो किधर आएंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, हाँ जी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, अब बेटा आपको पता है कि ये वाली डायरेक्शन हमने आपसे कहा था पॉजिटिव लेनी है, तो यहां पे प्लस लिख देते हैं, यहां पे माइनस लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एफ एपरेंट का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, v माइनस वीओ कॉस बीटा डिवाइडेड बाय v माइनस vs कॉस अल्फा इंटू एफ। ये समझ में आया? v माइनस वीओ कॉस बीटा। ठीक है, साइन कैसे लिखने ये समझ में आ गया? ओके, बहुत बढ़िया। एक और चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि एपरेंट वेवलेंथ जो होती है, एपरेंट वेवलेंथ जो होती है डज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, वो केवल सोर्स के मोशन पे डिपेंड करती है, ऑब्जर्वर के मोशन से वेवलेंथ पे इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी पे तो पड़ेगा। ठीक है जी। अब दूसरे एक क्वेश्चन आपको और मिलेंगे और वो क्वेश्चन आपके बिल्कुल इसी पे होंगे जब आपके पास रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी। देखिएगा कैसे, मान लीजिए मेरे पास एक रिफ्लेक्टर यहां पे दिया हुआ है, ये रिफ्लेक्टर है, और सपोज मैंने आपको एक कार दे दी, this car is moving with speed vc in this direction, fine। और अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर भी इसके अंदर ही है, तो इस ऑब्जर्वर के पास दो साउंड आ रही होंगी, एक तो आएगी डायरेक्ट और एक आएगी रिफ्लेक्टेड, फाइन। तो डायरेक्ट साउंड के लिए तो अगर इस यहां पे एक हॉर्न है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो डायरेक्ट की फ्रीक्वेंसी तो एफ हो जाएगी, क्योंकि आप कार के अंदर हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई, तो डायरेक्ट की फ्रीक्वेंसी एफ हो गई। ठीक है, बट रिफ्लेक्टेड की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी कार की मिरर इमेज ले लेनी है। ठीक है, ये इमेज है, इमेज की वेलोसिटी ये आ गई आपकी bc, फाइन। और अब आप इसको एज्यूम कर लेंगे सोर्स की तरह। तो अब जरा देखिएगा, आप क्या एज्यूम करते हैं, आप कहते हैं कि जी यहां से हमारे पास वेव आ रही है, ये हमारा सोर्स हो गया और ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये रिफ्लेक्टेड के लिए एक लाइन में आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से ये लाइन ज्वाइन की हमने, सोर्स टू ऑब्जर्वर डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब अगर आप देखें तो दोनों मूव कर रहे हैं, तो वी सोर्स क्या हो जाएगा और वी ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, इनके साइन मुझे बता दीजिए जल्दी से। वी सोर्स और वी ऑब्जर्वर, तो वी सोर्स आपने बिल्कुल सही कहा, प्लस वी कार आ गया, और वी ऑब्जर्वर माइनस वी कार आ गया। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला है एफ एपरेंट वाला, वो क्या बन गया, बिल्कुल, तो वो आप देखेंगे v माइनस वी सी अपॉन v माइनस प्लस वी सी इंटू एफ, ये बन जाएगा। तो एफ एपरेंट आपकी है वो v प्लस वी सी अपॉन v माइनस वी सी इंटू एफ, ये आ जाएगी। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपको मिलेंगे
ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास एक रिफ्लेक्टेड आ रही है, एक डायरेक्ट आ रही है, तो इनके बीच आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी होगी, दो वेव्स आ रही हैं तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। क्लियर? नोट कीजिए। यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, जो आपका रिफ्लेक्टर है वो रेस पर है। वी रिफ्लेक्टर इज इक्वल टू 0 हमने लिया, तभी आप इसको लगा पाएंगे। अदरवाइज आपको रिफ्लेक्टर की डबल वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, जैसा कोलिजन में करते थे। उतना कॉम्प्लेक्स मुझे नहीं लगता आएगा, ठीक है, बट उसके लिए आप पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं, वो मैंने आपको कराया हुआ है। अच्छा, एक चीज और जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको भी नोट कर लीजिए। एफ apparent does not depend on distance between source and observer। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इतने क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। कई बार, वो मैं यहीं पे आपको करा दूं, लाइट या कई बार आपके जो सोर्स और ऑब्जर्वर की स्पीड होती है वो वेव स्पीड से काफी कम दी जाती है। तो इस पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए। इफ स्पीड ऑफ source and observer is much less than speed of wave। भाई लाइट के केस में तो हमेशा ही होगा, ठीक है ना, बट साउंड में भी कई बार इस तरह के क्वेश्चंस दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी is independent of the fact whether source is moving or observer। इसका मतलब अगर लाइट के साथ रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ गया तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि सोर्स मूव कर रहा है या आप मूव कर रहे हो, बाइनोमियल लगने के बाद दोनों बिल्कुल एक से हो जाते हैं। ठीक है जी, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपको जो फॉर्मूला बताया वो हर जगह वैलिड है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए कभी आपसे कहा गया कि आप इस पोजीशन पर हो और आप रेस्ट पर हो और आप ऑब्जर्वर हो या लिसनर हो। एक कार जो है वो यहां से जा रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक है, इसकी स्पीड आपको वीसी दी हुई है। तो यहां पर देखिएगा बेटा, अगर मैं कहूं आपसे एफ अप्रोचिंग के टाइम पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप सिंपली कह सकते हैं v बाय वी माइनस वीसी। हाँ, अभी मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि मेरी जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली लाइन ऑफ सोर्स और पे है, ठीक है। हाँ, ज्वाइनिंग लाइन ऑफ सोर्स ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर, ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है इसी पे मैं डायरेक्ट है और मेरी कार भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर कहीं और है तो कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो एफ अप्रोचिंग ये लिख सकता हूं, चेक कर लो एक बार। मैंने भी वैसे भी कहा था आपसे, अप्रोच जब करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। एफ मूविंग अवे, भाई कुछ टाइम के बाद क्रॉस कर लेगा ना, तो ये यहां से क्रॉस करके आगे चला गया, जाएगा तो इधर ही। अब ये दूर जाने लग गया, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v बाय वी प्लस वी सी इंटू एफ। ये समझ में आया? तो कई बार पूछते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो डेल्टा एफ, ये बीट नहीं है, ये डिफरेंस है। तो डेल्टा एफ इज एफ अप्रोचिंग माइनस एफ अवे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो
बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए। हाँ, ये आपका आ जाएगा बेटा 2v/vc f बाय वी स्क्वायर माइनस वीसी स्क्वायर, कुछ इस तरह का बनेगा। चेक करो, एलसीएम ले लेना बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहां पे मैं आपको वो कंडीशन दे रहा हूं, इफ वेलोसिटी ऑफ कार इज मच लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। मुझे, मैं आपसे कह रहा था ना कि कैसे उसको लगाना। तो अब यहां पे देखिए, ये वाला जो टर्म है ना वीसी स्क्वायर, ये आपका जीरो हो जाएगा। अरे इसको जीरो मत कर देना यार, हाँ कुछ मूवमेंट तो है ना। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एफ इज इक्वल टू 2v/vc/f डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2vc/f/v, ये आपकी डेल्टा एफ आ जाती है। याद नहीं होगा बट वहां पे आप बड़ी जल्दी से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट कितने फॉर्मूले याद करेंगे वाली चीज जो आती है। ठीक है, तो आप वहां पर कोशिश कीजिए कि ये फटाफट आप दोनों इक्वेशन बनाएं, इसको लिखने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, और फिर ये फॉर्मूला निकल आएगा आपका, और इसमें आप ये कंडीशन लगा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, अ वायर ऑफ डेंसिटी 9 into 10 to the power minus 3 kg per centimeter cube is stretched between two clamps 1 meter apart. The resulting strain in the wire is this much. The lowest frequency of transverse vibration in the wire. Okay, तो आपके पास दो पॉइंट फिक्स पॉइंट दिए हुए बेटा। फिक्स पॉइंट अगर आपको दिए हुए हैं और ये आपका वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस 1 मीटर दी हुई है, और पूछा है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो ये वायर आपका इस तरह से वाइब्रेट करेगा। ठीक, जब ये वायर वाइब्रेट कर रहा होगा तो बिल्कुल सही है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी एफ एन इज इक्वल टू एन वी बाई टू एल, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, और इसमें भी फंडामेंटल की बात कर रहा है तो भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, एफ वन इज इक्वल टू वी बाई टू एल। क्लियर है? तो ये आपको कैलकुलेट करनी थी, आपको सारी चीजें गिवन हैं, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहां पर हम इसको 1/12 अंडर रूट टी बाय म्यू लिख सकते हैं। फाइन। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमें म्यू भी नहीं गिवन है, म्यू की जगह हमें क्या गिवन है? ओके, डेंसिटी गिवन है, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 1/2L अंडर रूट टी बाय रो ए लिख दूं म्यू को, म्यू इज इक्वल टू रो ए बेटा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, टेंशन बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये स्ट्रेस हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2L अंडर रूट स्ट्रेस बाय रो। यहां से स्ट्रेस भी मुझे गिवन नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2L अंडर रूट एप्सिलॉन वाई बाय रो। ये मेरे पास फॉर्मूला आया। चेक कीजिए, अब यहां पे वैल्यू डालनी है आपको। 1/2 इंटू लेंथ आपको दी गई है 1 मीटर। ओके, अंडर रूट स्ट्रेन दिया हुआ है, स्ट्रेन कितना है 4.9 इंटू 10 टू दी पावर 4। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, -4 है, -4 है। ओके, यंग्स मॉडुलस है 9 इंटू 10 टू दी पावर 10, और क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, 1 मिनट, 9 इंटू 10 टू द पावर -3, 9 इंटू 10 टू द पावर -3। अरे ये तो सब कटकुट जा रहा है लग रहा है। ओके, तो बस इसे हमें सॉल्व करना था। तो यहां से आप देखेंगे ये हमारे पास -1 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज है, ये देखो, ये यहाँ गड़बड़ है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो बेटा यहां पर 10 टू दी पावर 6 का फैक्टर एक और आ जाएगा। क्लियर? तो अब अगर हम इसे देखें तो
3 आ गया, 3 और ऊपर गया तो 7 7 49 109 से 9 तो कैंसिल ही हो गया। ये मेरा कितना आ गया 70/2 और ये 35 हर्ट्ज आ रहा है। चेक कीजिए 35 हर्ट्ज ये आंसर होगा आपका। आ गया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। यहां पे अगर आपने 35 लिख दिया तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड S1 एंड S2 प्रोड्यूस सोर्स वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ lambda is equal to 1 meter in phase. S1 and S2 are placed 1.5 meter apart. Okay, a listener is located at L. Okay, यहां पे आपको एक लिसनर दिखाया हुआ बेटा। Directly in front of S2, find that the intensity is at a minimum when he is 2 meter away from S2. Okay, तो बेटा यहां से एक वेव आपके पास ये जा रही है और एक वेव ऐसे जा रही है। क्लियर है? और पहले आपको यहां पर मिनिमा मिल रहा है, ये गिवन है। फिर पूछा है द लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम S1 कीपिंग हिज डिस्टेंस फ्रॉम S2 फिक्स। तो एक आर्क में मूव किया है। द एडजेसेंट मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द लिसनर इज एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम S1। ये D आपसे पूछा गया है, यहां पर आपको मैक्सिमा चाहिए। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले तो बेटा यहां पे मुझे मिनिमा मिल रहा है, तो मैं यहां पे पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूं। तो देखिए यहां पे मुझे पता है कि ये S1P माइनस S1L, सॉरी S1L है वो पॉइंट, S1L माइनस S2L, दैट इज माय डेल्टा x। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 1.5 होल स्क्वायर माइनस 2, इतना आ रहा है। तो ये 4 और 2.25 6.25, ये 2.5 0.5 मीटर आ गया बेटा। मेरी जो पाथ डिफरेंस है वो 0.5 मीटर आ गई। क्लियर? और जैसे ही मुझे पता चला कि ये मेरा 0.5 मीटर है, मैंने एक बार चेक किया, भाई ये है कितना, ये है मेरा λ/2। इसका मतलब यहां पर फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है। λ/2 पे फर्स्ट मिनिमा मिलता है, तो मुझे ये पता चल गया यहां पे फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, अब बेटा आगे चले, तो जब आप आगे चलेंगे तो आपका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा ना। तो यहां पर मैक्सिमा जो मिलेगा उसमें पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा। तो अब मैं लिख सकता हूं, मैं इस पॉइंट को नाम दे दे रहा हूं P। ठीक है, तो S1P माइनस S2P दैट इज इक्वल टू लैम्डा, ये आना चाहिए मेरा नेक्स्ट मैक्सिमा के लिए। क्लियर है? अब आपको पता है S1P कितना है। हाँ S1, अच्छा S1P D है, S2P आपको 2 दिया हुआ है, लैम्डा आपका 1 है, आंसर आ गया D इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ये रहा आपका आंसर, D इज इक्वल टू 3 मीटर। तो जो कुछ आपको देखना था बस ये चेक करना था कि ये कौन सा मिनिमा बन रहा है, वो आपको डेल्टा x से पता चला। डेल्टा x आपने कैलकुलेट किया, पाथ डिफरेंस यहां वैल्यूज दी हुई थी आपको 2 मीटर और 1.5 मीटर। आपने देखा कि मेरा पाथ डिफरेंस कितना आया। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए उसने ये डिफरेंस जो भी वैल्यूज दी होती, इससे आपको ये 3.5 मीटर मिल जाता। ठीक है, तो नेक्स्ट मैक्सिमा जो आपको मिल रहा होता वो 4 मीटर पे मिल रहा होता। समझ में आ गया? तो बस इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़े बहुत वेरिएशन किए जाते हैं। 3 harmonic waves having equal frequency V and same intensity I0 have phase angle 0, π/4 and -π/4 respectively. When they are superimposed, the intensity of the resultant wave is close to. Okay, 2 के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला था, 3 के लिए हमने आपको बताया था कि हम इसे वेक्टर सम कर सकते हैं। ठीक है ना?
तो वेक्टर सम के लिए हमें ध्यान रखना होता है कि हम उसे एम्पलीट्यूड से ले लें, क्योंकि वो हमारी साइन फंक्शन बनती है ना, y इज इक्वल टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस phi1, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। ये y1 दिया हुआ है, y2 आपको दिया हुआ है a2 साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस phi2। क्लियर? तो आप क्या करते थे, आप सबसे पहले एक एम्पलीट्यूड यहां दिखाते थे a1, ठीक है। फिर आप a2 ले लेते थे जिनके बीच का डिफरेंस है phi2 माइनस phi1, और इनका वेक्टर सम आप कर देते थे, तो आपका ए रिजल्टेंट आ जाया करता था। यही तो बताया था आपको। तो अगर आपके पास 3 वेव्स हैं तो आप तीनों वेव्स को एम्पलीट्यूड के टर्म्स में दिखा दीजिए। देखिए कैसे दिखाएंगे। एक वेव ये रही, एक 45 अहेड है और एक 45 या π/4 कह लीजिए, ठीक है, बिहाइंड है। तो जस्ट अ मोमेंट, हाँ, एक बेटा मैंने ये ले ली है अपनी I0। अब I0 अगर इंटेंसिटी सेम है तो मैं इसको A0 कह दूं। अभी I0 में मत लगा देना, I0 में नहीं होता वो। हाँ, एम्पलीट्यूड में वेक्टर सम लगता है बेटा, ठीक है ना। हाँ, या फिर रूट उस तरह करके करेंगे तो बेटर होता है कि आप ऐसे कर लीजिए π/4 और माइनस π/4, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे बेटा जो ये एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट है और ये एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास ए रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, A0 प्लस A0 cos π/4 प्लस A0 cos माइनस π/4, ऐसे लिख दूं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो A0 1 प्लस 2 cos π/4 ऐसे लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ गया A0 1 प्लस √2, ठीक है। ये मेरा ए रिजल्टेंट आ गया बेटा। अब मुझे पता है कि मैं आई रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू ए रिजल्टेंट स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब क्या मुश्किल है, इसको स्क्वायर कर दें। तो 1 प्लस √2 का स्क्वायर, इसको अगर आप सिंपली देखें तो 1.414 प्लस 1, तो ये 2.141 आ गया, 2.414, सॉरी 414, 2.414, और इसको आप स्क्वायर करेंगे तो 5.76 से ज्यादा आएगा, 5.8 के आसपास आ रहा है, ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, हाँ, ये जो 5.8 I0 दिख रहा है ना, यही आपका आंसर होना चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूं पूरा सॉल्व करके। यहां पे आप कह सकते हैं आई रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू 2.414 A0 होल स्क्वायर। I resultant is proportional to 2.414 whole square into I0, ऐसे कह सकता हूं। तो ये जो फैक्टर आपका है ये 5.8 के आसपास इन्होंने लिखा हुआ है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा। आप कैलकुलेट करेंगे तो वो दिख ही रहा है 5.76 से थोड़ा ज्यादा आएगा, यही आ जाना है। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेजोनेंस ट्यूब का क्वेश्चन है। इन अ रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट व्हेन द ट्यूब इज फिल्ड विद वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 17 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम, इट रेजोनेट्स विद अ गिवन ट्यूनिंग फोर्क। ओके, तो देखते हैं यहां पर हमें एक रेजोनेंस ट्यूब इस तरह से दी गई है। जनरली आपको जो लेंथ दी जाती है वो टॉप से होती हैं, बट यहां पे इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, हाँ जी, कहां से दे दी है, बॉटम से दे दी, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं भाई, इस तरह से इस पे कुछ लिक्विड फिल है ऐसे करके, और वो कहता है कि यहां पे बॉटम से जो हाइट दी हुई है, ये हाइट आपको दी गई है कितनी, 17 सेंटीमीटर, और यहां पे आपको
रेजोनेंस मिल रहा है, इट रेजोनेट्स विद अ गिविंग ट्यूनिंग फोक। यहाँ पे आपका एक ट्यूनिंग फोक है, इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से एफ है। अब आपने वाटर लेवल को रेस कर दिया, लेट से यहां कहीं पे आ गए आप, ठीक है। तो ये आपने वाटर लेवल को रेस किया है, इतना रेस किया है, थोड़ा डार्क कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक। यहां पे फिर से आपको रेजोनेंस मिलता है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो डिस्टेंस है टू कंसेक्यूटिव रेजोनेंट्स के बीच, रेजोनेट जो करती हैं पोजीशंस इनके बीच, ये डिस्टेंस आपको पता है ये λ/2 होता है। तो ये आपका 24.5 सेंटीमीटर यहाँ पे है। दैट मीन्स आपकी जो λ/2 की वैल्यू आ गई वो 7.5 सेंटीमीटर आ गई है। इज इट क्लियर? यहां से आपने वेवलेंथ निकाल ली 15 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला आपको पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है। तो f आपने निकाला v बाय लैम्डा, v आपका कितना दिया हुआ है 330 डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर है, तो 15 इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये आपका आंसर आ गया 2200। है कोई आंसर? ये रहा बी ऑप्शन है बेटा, 2200 हर्ट्ज ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स पे बेस्ड होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप लेंथी लिखेंगे, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, होता कि हम फॉर्मूला ढूंढने लगते हैं, पता लगा फॉर्मूला ही याद नहीं आया, कौन सा लग रहा, क्या लग रहा, वो भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। nth और nth प्लस 1 वाली जो फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यस 2n प्लस 1 λ/4 वाली जो रखेंगे, उससे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड सोर्स S is moving along a straight track with speed v and is emitting sound of frequency nu naught. Okay. An observer is standing at a finite distance at the point O from the track. Okay. आपकी ट्रैक पे नहीं है बेटा, आपको कुछ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये समझना है कि बेटा ये आपका ट्रैक है और इससे फाइनाइट डिस्टेंस पर कोई बंदा खड़ा हुआ है, यहां पर आपका ऑब्जर्वर है और आपका जो सोर्स है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। फाइन, चलिए बहुत बढ़िया। An observer is standing at a finite distance. The time variation of frequency heard by the observer is best represented by. Okay. अब बेटा अगर आप देखें इसको, पहले तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से करने की कोशिश करें। यहां पे है मेरे पास, क्लियर? तो पहले तो ये मेरे पास आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, अप्रोच करेगा तो फ्रीक्वेंसी हायर होगी, और फिर ये यहां से दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, हाँ, जो जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है उससे जब टुवर्ड्स आएगा तो हायर होगी और जब पार कर जाएगा तो कम होगी, ठीक है। इसका मतलब दो तो मेरे एलिमिनेट हो चुके, ये वाली कंडीशन तो होंगी नहीं। अब ये दो कंडीशन है, ठीक है। तो सपोज ये मेरे पास एंगल बन रहा है थीटा, कोई तो एंगल बनेगा ना, और ये थीटा वेरिएबल है बेटा। तो सबसे पहले सोर्स से ऑब्जर्वर को आपने ज्वाइन किया और ये जो आपकी वी कार थी इसका आपने कंपोनेंट लिया, तो वी सी कॉस थीटा ये आ गया आपके पास, क्लियर है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो रेस्ट पे ऑब्जर्वर, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एफ एपरेंट इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी सी कॉस थीटा इंटू एफ, क्लियर। तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कॉस थीटा का फैक्टर आ रहा है और ये थीटा वेरिएबल है तो कांस्टेंट तो हो नहीं सकती, तो आप बिना कुछ किए ये वाला आंसर टिक लगा सकते हैं।
हाँ, आप इसको चाहें तो आप थीटा की वैल्यू को 0 रख के देख सकते हैं। थीटा की वैल्यू को 0 रख दीजिए तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। और थीटा 90 मतलब जब आपका ये ऑब्जर्वर यहां पहुंचा होगा, देखिए एक तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो आपका जो थीटा बनेगा दैट थीटा टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगा। और यहां पर इस पोजीशन पर आपका थीटा 90 डिग्री आ रहा है, क्लियर। तो जब थीटा 90 डिग्री है तो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, जिस फॉर्मूले में ऐसा हो रहा है वो देख लीजिए। तो ये रहा मेरा फ्रीक्वेंसी, और बाकी कॉस थीटा का टाइप का फॉर्मूला आएगा, ये रहा, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, लेकिन हाँ ये वाली कंडीशन कब होती, अगर ये ट्रैक पे खड़ा होता, अगर ये ट्रैक पे खड़ा होता तो ये सीधे इसकी ओर आ रहा है, कांस्टेंट रहती, और जैसे ही इसको क्रॉस करता ये लेस हो जाती, क्योंकि अब ये दूर जा रहा है, मूविंग अवे, और कांस्टेंट रहती, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो टाइम पे भी डिपेंडेंसी नहीं आती। बट यहां पर ये एंगल आपका चेंज होता जा रहा है बेटा, इसलिए वेलोसिटी कंपोनेंट में चेंज आ रहा है, इस वजह से आपकी एफ वेरी कर रही है, ठीक है। तो आप बिना सॉल्व किए कॉमन सेंस यूज करके भी इसको आंसर को ढूंढ सकते थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A 1 meter long organ pipe is kept in a gas that has double the density of air at STP. Okay. Assuming the speed of sound in air at STP is 300 meter per second, the frequency difference between fundamental and second harmonic of this pipe is, okay. जरा पहले लैंग्वेज से घुमाया हुआ है, बहुत सिंपल सी चीज है कि आप इसका अगर आप इसको विजुलाइज कर पाए ना कि हो क्या रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको जो है सीधे सीधे आप सॉल्व कर जाएंगे। देखिए आपको एक ऑर्गन पाइप दिया हुआ है, इस तरह से आपने ऑर्गन पाइप बना लिया, ठीक है, बोथ एंड्स ओपन लिखा हुआ है, और इसमें आपके पास एक गैस है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी ये गैस है इस तरह से आपके पास, तो एयर नहीं है, गैस दी हुई है आपको यहाँ पर, फाइन। अदरवाइज तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया था, सीधे सीधे आपको पता है। अब बेटा जब आप बात करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की F1 की, तो बोथ साइड ओपन है, तो आपको पता है ये आपका NV/2L हो जाएगा, ठीक। अब बात है सेकंड हार्मोनिक की, तो सेकंड हार्मोनिक तो भाई इसमें क्या हो जाता है, पहले F1 जो है वो N ना होके यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, N की वैल्यू 1 आ गई, ओके, V/2L, और F2 जो है वो 2V/2L आ गया, ठीक। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कैलकुलेट करना है फंडामेंटल एंड सेकंड फ्रीक्वेंसी के बीच, वो तो आपका डेल्टा एफ कितना आ गया, V/2L आ गया। बस अब जल्दीबाजी में ये नहीं, क्योंकि ऑप्शन दिए नहीं हुए, तो ये नहीं कि V को 300 रख दिया आप, ये 300 तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, V इज इक्वल टू √B/ρ, फाइन। V इज इक्वल टू √B/ρ जब आप लगाएंगे तो यहां से आप कह सकते हैं कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू √ρ2 अपॉन ρ1, ठीक है जी, ये आप यहां से कह सकते हैं। और आपको डेंसिटी गिवन है बेटा, तो बस आपको ये कैलकुलेट कर लेना था, V1/V2 इज इक्वल टू डेंसिटी सेकेंड वाले की कितनी दी हुई है, डबल द डेंसिटी ऑफ एयर, तो ये 2ρ1 दी हुई है, यहाँ ρ1 दी हुई है, ठीक है। तो V2 मेरे पास जो आ गई, या V गैस अगर मैं इसको कहूं, तो ये मेरे पास आ गई V air/√2, और V air मुझे दी हुई है 300/√2, ठीक। तो बस डेल्टा F को यहां पे मुझे रखना था 300/2√2, कुछ इस तरह का मेरे पास आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये
75√2 आ रहा क्या? चेक करो। 75√2 दैट इज 1.414 और 75 इंटू 1.4, 75 और 30, 105 से थोड़ा ज्यादा 16, 106 के आसपास आ जाएगा। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 106 आना चाहिए। 106 हर्ट्ज ये आपका आंसर आ जाएगा। Next question. A stationary observer receives sound from two identical tuning forks, one of which approaches and other one recedes with the same speed, much less than the speed of sound. The observer hears 2 beats per second. The oscillation frequency of each tuning fork is 1400 and the velocity of sound in air is 350 meter per second. The speed of each tuning fork is close to. Okay. मैं इसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बट अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसे बड़ी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं रखे जा सकते, तो आप वहां पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपने एक लाइन बनाई, आपके पास ये ऑब्जर्वर है, एक ट्यूनिंग फोक आ रहा है, एक ट्यूनिंग फोक जा रहा है, ठीक है। तो जो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी में F1 कह लेता हूं। F1 कितनी होगी बेटा? V अपॉन V माइनस V सोर्स इंटू F, और F2 आपकी होगी V अपॉन V प्लस V सोर्स इंटू F, ठीक है। यहां से अगर आप डेल्टा F कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2VVS अपॉन V स्क्वायर माइनस VS स्क्वायर इंटू F। और आपको यहां पर कंडीशन दे दी है Vs इज मच मच लेस देन V, ये कंडीशन मेंशन की गई है। तो डेल्टा F इज इक्वल टू 2VS अपॉन V इंटू F, ये आ गया। क्लियर है? अब बस आपको इसमें वैल्यू रखनी है। तो ऑब्जर्वर हैज 2 बीट्स, तो यहाँ पे 2 आ गया आपके पास, ये 2 है। V सोर्स आपको कैलकुलेट करना है, V आपको गिवन है 350 और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 1400 हर्ट्ज। तो बस इसको सॉल्व किया आपने, यहां से आपका V सोर्स की वैल्यू आ गई 1/4, चेक कीजिए, 1/4 मीटर पर सेकेंड है। कोई आंसर? ये रहा आपका पहला ऑप्शन ही है, 1/4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना था, ये Vs वाला Vs स्क्वायर जो है वो V स्क्वायर से बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, फिर ये क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। The driver of bus approaching a big wall notices that the frequency of his bus horn changes from 420 Hz to 490 Hz when he hears it after it gets reflected from the wall. देखिए आसान सा क्वेश्चन हो गया, वॉल्स के साथ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, तो वॉल तो रेस्ट पे होगी, वॉल तो मूव कर नहीं रही है, ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है, तो वॉल को आप रेस्ट पे ले लेंगे। आप यहाँ पर एक कार बनाएंगे, ये कार इधर जा रही है, इस पे ऑब्जर्वर है। रिफ्लेक्शन के लिए हमने आपसे कहा था आप इसकी इमेज लेंगे, इमेज की स्पीड भी सेम होगी, ठीक है, वी कार। ये आपका सोर्स हो गया और ये आपका ऑब्जर्वर है। पहला काम, सोर्स से ऑब्जर्वर को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया, ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है, तो इस पे आप प्लस लिख देंगे, इस पे आप माइनस लिख देंगे, ठीक है। ओके, अब अगर आप देखें तो F apparent इज इक्वल टू V माइनस VC अपॉन V माइनस प्लस VC इंटू F, ठीक है जी। सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, वैल्यू डाल दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। चेक करें, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 490 हर्ट्ज सुनाई दे रहा है, ये आपको 420 हर्ट्ज दिया हुआ है। V कितनी दी है भाई? V आपको गिवन है 330। ओके, तो यहाँ पे आपने लिखा 330 प्लस VC और नीचे आपने लिखा 330
माइनस वीसी। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ से ये 7 आ गया, ये 6 आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 330 इंटू 7 माइनस 7vc इज इक्वल टू 330 इंटू 6 प्लस 6vc, और सॉल्व किया तो 13vc इज इक्वल टू 330। क्या ये आ रहा है? चेक करो। तो vc जो आपका आया वो आपका आ गया 330/13 मीटर पर सेकेंड। कोई ऑप्शन है ऐसा? ओहो, अच्छा, किलोमीटर पर आवर में दिया। ओके, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ ज्यादा परेशान इन्होंने किया नहीं, नहीं तो वो उतना किलोमीटर पर आवर लिख दिया होता ना, तो आधे लोग तो उसी को टिक कर गए होते। ओके, तो 330/13 इंटू 18/5, अगर मैं इसको ये करूं तो जो मुझे दिख रहा है बेटा, यहाँ पे 65, यहाँ पे 33 इंटू 180, ये लगभग लगभग 90 के आसपास कुछ आ रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 2, तो इट इज वेरी क्लोज टू 90। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन बन रहा है कोई आंसर? 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, वैल्यूज काफी दूर दूर दी हुई है, तो आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 90 किलोमीटर पर आवर, अदरवाइज आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, कुछ सेकंड या कुछ मिनट आपके और जा सकते हैं, बट अदरवाइज ये क्वेश्चंस इजी मिलते हैं आपको। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया और वो लॉजिक समझ में आया तो ये क्वेश्चंस बड़ी इजीली सॉल्व होते हैं, बहुत हैवी नहीं होते। तो ये आपका वेव भी कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।